हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पांस, जहां पर आपकी रिक्वेस्ट पे हमने आपके लिए पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्क्रैच से कैसे समझा जाता है इसके बारे में डिस्कशन करी। उन सभी वीडियोस पे आपने बहुत सारे कमेंट शेयर किए हैं, बहुत सारी क्वेरीज पूछी हैं। इसका मतलब ये है कि आपने वो वीडियोस बहुत ज्यादा लाइक भी करी हैं और आपने हमें बहुत सारे अच्छे कमेंट्स के थ्रू आपने हमें अप्रिशिएट किया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड दोस्तों, आप में से अगर कोई इस वीडियो के साथ या वीडियो सीरीज के साथ नया है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने इस पूरी वीडियो सीरीज में स्टार्टिंग विद किस तरीके से एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करी जाती है, कैसे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी जाती है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज से लेकर इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट में कौन सी रेशोज देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें हमने आपके साथ पिछली कुछ वीडियोस में कवर करी है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के साथ नए हैं और आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखिए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या फिर आप पिछले कुछ टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शायद टीवी देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी और के रूल्स को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी दोस्त के या कजन के कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोस्तों ये सीरीज आपके लिए ही है। आप यहां से सीख पाएंगे कि किस तरीके से बेसिक अकाउंटिंग को समझ के आप अपने लिए अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे बिजनेसेस को, अच्छे शेयर्स को चुन सकते हैं। और दोस्तों, आज हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि आज हमने अभी तक तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर ली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड किया जाता है ये स्टडी कर लिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिटेल्स पढ़ ली, बैलेंस शीट की डिटेल्स पढ़ ली, इनकम स्टेटमेंट की डिटेल्स पढ़ ली। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने लिए अच्छी कंपनीज ढूंढी जाती हैं। अब दोस्तों, यहां पर अच्छी कंपनीज की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको ज्यादा रिस्क लेना पसंद है, वो ज्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कम रिस्क लेकर कम रिवॉर्ड लेने में संतुष्ट रहेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि कभी भी एक बहुत अच्छी कंपनी मुझे सस्ते रेट पे ढूंढनी है तो वो कैसे मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इन सारी रिक्वेस्ट पे, इन सारे थॉट प्रोसेस पे हम बाद में चलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से अपने लिए बेसिक लेवल पे कंपनीज ढूंढी जाती है। बेसिक लेवल का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब होंगी। बेसिक लेवल का मतलब ये है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं भी इस्तेमाल करना है। हम अपने लिए ऐसी कंपनीज ढूंढ लें जो ग्रोइंग कंपनीज है, प्रॉफिटेबल कंपनीज है, अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बैंक्रप्सी से कोसों दूर है और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। अब इनमें से कुछ कंपनीज मल्टीबैगर बन सकती हैं, कुछ कंपनीज नहीं भी बनेंगी। वो तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों पे और भी डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक स्कैनर अप्लाई करके अगर आप इन शेयर्स में ट्रेड भी करना शुरू कर दें, बेसिक स्कैनर अप्लाई करके अगर आप इनमें से जो भी कंपनीज आपको अच्छी लगती है आप उनको पढ़ना भी शुरू कर दें, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल नॉट बी टेकिंग ह्यूज रिस्क इन योर पोर्टफोलियो। जबकि बिना ज्यादा रिस्क लिए आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अच्छे की डेफिनेशन यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% पर एनम जनरेट कर पाएंगे, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में आप इन्फ्लेशन को आराम से डबल के मार्जिन से बीट कर पाएंगे। रादर डबल के मार्जिन से बीट करने वाला भी जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर बोला है, मैं बहुत ही कंजर्वेटिवली बोल रहा हूं। आप इन कंपनीज में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इनमें से किसी भी कंपनी को आप उठा के बाय कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी भी रैंडम पेनी स्टॉक में उठा के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आप इन शेयर्स में ट्रेड कर लीजिए जो कम से कम फंडामेंटली साउंड तो है। आपका कभी भी, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन निफ्टी इज डाउन बाय 16% इन द लास्ट 3 to 4 months। स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय 25-26% और सो। तो स्मॉल कैप के शेयर्स की भी अगर हम बात करें तो उनमें से बहुत सारे स्मॉल कैप शेयर ऐसे हैं जो 40% अपने हाई से नीचे आ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप कम से कम फंडामेंटली साउंड शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। एंड एज वॉरेन बफेट राइटली सेज दैट देयर आर 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1 दैट यू हैव टू नेवर लूज योर कैपिटल, क्योंकि एक बार कैपिटल इरोड हुआ तो वापस कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशनली भी बहुत चैलेंजिंग होता है और फाइनेंशियली तो एनीवेज चैलेंजिंग हो ही जाता है। तो दोस्तों, आइए विदाउट एनी डिले हम यहां पर अब स्कैनर्स ओपन करेंगे और अपने लिए कुछ ऐसा स्क्रीनर बनाएंगे जो लॉजिकल हो, जो मैं समझ में आए कि इसकी कंपनीज जो हैं वो खराब नहीं होंगी, कंपनीज अच्छी होंगी। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करे या परफॉर्म करे, परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एटलीस्ट ये आपकी रडार पे रह सकती है और आप इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं स्कैनेक्स पे। यहां पर मैं आ गया स्कैनेक्स पे और मैं अपने लिए बहुत ही बेसिक, माय फर्स्ट फंडामेंटल स्कैनर क्रिएट करूंगा
और यहां पर मैं आपको लेकर चलूंगा, हम एक एक करके पैरामीटर डालेंगे और उन पैरामीटर की इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर पहला पैरामीटर डाल देते हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला पैरामीटर जो कंपनी में होना चाहिए वो होना चाहिए कि मुझे एक ग्रोइंग कंपनी चाहिए, मुझे स्टैग्नेंट कंपनी बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे एक ग्रोइंग कंपनी चाहिए। तो ग्रोइंग कंपनी कैसे मिलेगी? सबसे पहले मैंने यहां पर डाला रेवेन्यू ग्रोथ रेट, कौन सा? 3 ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ रेट अप्लाई कर दिया। फिर मैं दोबारा आया रेवेन्यू ग्रोथ रेट पे, इस बार मुझे चाहिए 5 ईयर ग्रोथ रेट, परफेक्ट। अब सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, नीचे 2500 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं, 2500 कंपनी से भी ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जिसको हम यहां पर स्कैन कर रहे हैं। हमने यहां पर पहला पैरामीटर डाला, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी पिछले 3 साल में इन्फ्लेशन से, तो मेरा पूरा देश ग्रो कर रहा है, मेरी कंपनी कम से कम इन्फ्लेशन को डबल के मार्जिन से तो बीट करे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं यहां पर सिर्फ पैरामीटर नहीं डालूंगा, मैं पैरामीटर का लॉजिक बताऊंगा। और लॉजिक क्या है? इन्फ्लेशन से तो आप ग्रो कर ही रहे हैं, हम सबकी सैलरी 6-7% से तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली ग्रो करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा जो पूरा बिजनेस है, मेरी जो पूरी निफ्टी है, मेरी जो पूरा कंट्री है रादर, ये अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% से ग्रो कर रहा है इन्फ्लेशन के रेट से। लेकिन मेरी कंपनी जो है वो महंगाई के रेट से ग्रो करे या महंगाई को बीट करे? देखिए दोस्तों, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट? अब जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो खुद ही इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो अगर मेरा रेवेन्यू भी इन्फ्लेशन के रेट से ही ग्रो करेगा तो फायदा क्या? तो मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट कम से कम 15% से ग्रो करे, जो कि ब्रॉडली इन्फ्लेशन की डबल वैल्यू है। तो यहां पर आप 15% रखिए, 12 रखिए, 14 रखिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने यहां पर 15 रख दिया। आप नोटिस कीजिए, पहली कंडीशन ऐड करते ही आधी कंपनीज मेरी लिस्ट में से बाहर हो जाती हैं। अभी हमने 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखा है, अब मैं चाहता हूं कि 5 साल में भी मेरी कंपनी जो है वो कम से कम 15% से ग्रो करे। तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं? सिर्फ और सिर्फ 1000 कंपनीज ऐसी हैं जो पिछले 5 साल और 3 साल में लगातार 15% से ग्रो कर रही हैं। लेकिन क्या ये सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल है? हो सकता है हो सकता है ना हो, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक और कंडीशन ऐड कर ली, ऑपरेटिंग मार्जिन। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव तो हो, और अगर डिसेंटली पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 10% का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, वैसे मैं 15% रखना चाहता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं कंडीशन को सिंपल रख रहा हूं। देखिए, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं जिस तरीके से मैं अपने लिए करता हूं। बाद में अगर कंपनी ज्यादा आएंगी तो मैं कुछ कुछ कंडीशंस टाइट करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इवेंचुअली सारी कंडीशन ऐड करके कितनी कंपनीज आने वाली है। क्या पता एक भी कंपनी ना आए, लेकिन स्टडी करने के लिए हर समय कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग में कंडीशंस लाइट रखेंगे, कंपनी ज्यादा आएंगी तो कंडीशंस टाइट कर देंगे, फाइन ट्यून कर देंगे। मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन को पहले फाइन ट्यून करना है। तो यहां पर हमारे सामने सिर्फ 725 कंपनीज रह जाती हैं। तो ये कंपनीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं है नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट ये कंपनीज बुरी नहीं है, क्योंकि कंपनीज ग्रो भी कर रही हैं, इन्फ्लेशन को डबल के मार्जिन से बीट कर रही है, एट द सेम टाइम कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। लेकिन दोस्तों, प्रॉफिट तो कोई उधार लेकर भी कमा सकता है। तो क्या ये कंपनी उधार लेकर कमा रही है या बिना उधार लिए कमा रही है? वैसे आप क्या चाहते हैं? आपकी कंपनी ज्यादा उधार में डूबी रहे या फिर कम उधार लेकर अपने पैसे से ग्रो करे? मैं दूसरी सोच का ज्यादा बड़ा एडवोकेट हूं, इसीलिए मैं यहां पर एक कंडीशन ऐड कर लेता हूं। मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिनकी डेट टू इक्विटी रेशो प्रेफरेबली शुड बी लेस देन, तो 0 से लेके 0.5 के बीच में होनी चाहिए। आप नोटिस कीजिए, मेरे पास सिर्फ 500 कंपनीज बचती हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें डेट टू इक्विटी रेशो इज लेस देन 0.5, मतलब डेट इनके पास ज्यादा नहीं है। अब दोस्तों, हमने 2 कंडीशंस ऐड करी है इनकम स्टेटमेंट से, जहां पर हमने रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखा और हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा। एक कंडीशन अभी हमने ऐड करी है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से एक कंडीशन मैं और ऐड करना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म डेट तो कंपनी के पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट टर्म डेट की रीपेमेंट इतनी ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म का एसेट बेचना पड़ जाए? सोचिए, अगर आपकी ईएमआई इतनी ज्यादा है या फिर आपकी इस साल की ईएमआई के लिए आपके पास पैसे नहीं बचे, तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई चीज बेचनी पड़ जाए। दोस्तों, इस बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन बैलेंस शीट वाली वीडियो में भी किया था, आप उसको जाके विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक कंडीशन ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहां पर कंडीशन ऐड करी करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो मतलब मेरी कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए, प्रेफरेबली वो 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, हम 2500 समथिंग कंपनी से 200 से कम कंपनीज पे पहुंच चुके हैं, और हमने जो कंडीशंस ऐड करी है वो जबरदस्ती की नहीं करी है, बहुत ही लॉजिकल कंडीशन ऐड करी है। जैसे कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करता हो,
जैसे कि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल हो, प्लस मेरी कंपनी उधार पे कम जीवित हो, प्लस मेरी कंपनी शॉर्ट टर्म डेट आराम से रीपे कर पाए। अब हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। मैं बड़ी सिंपल सी एक्सपेक्टेशन रखता हूं, मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी मोर देन जीरो। मेरी कंपनी का देखिए, यहां पर आप देखिए ना, कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका -97,000 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है। मतलब इस कंपनी ने इस साल कैश बर्न किया है 1 लाख करोड़ के आसपास का। वैसे मैं इस वीडियो के बाद इसको डेफिनेटली देखना चाहूंगा कि ऐसी कंपनी कौन सी है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको जीरो कर देता हूं कि इसका कैश फ्लो कम से कम हो तो सही, कैश आ रहा हो, कैश जा ना रहा हो ऑपरेशंस के थ्रू। मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी, आपके पास बचती है 162 कंपनीज। अब देखिए नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा है, आपको याद है मैंने कुछ कंडीशंस वहां पर लूज छोड़ी थी कि बाद में इसको टाइट कर लेंगे। अब वो टाइम आ गया जब उसको हम टाइट करने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका 10 की जगह हम 15 कर देते हैं। अब हमने उसकी एक्चुअल कंडीशन यहां पर डाल दी है कि मेरी कंपनी डिसेंट प्रॉफिट कमा रही हो। अब दोस्तों यहां पर आता है एक बड़ा क्वेश्चन, आपकी कंपनी अच्छी है कैसे पता लगा? कि उसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 3 साल में ग्रो कर रहा है, 5 साल में भी ग्रो कर रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी बिना उधार के प्रॉफिटेबल है, कंपनी बिना उधार के, ना शॉर्ट टर्म उधार ज्यादा है ना लॉन्ग टर्म उधार ज्यादा है, दोनों के बिना ही कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अर्न कर पा रही है। मतलब अपने कैश से ही कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन दोस्तों ये कंपनीज तो ओवरवैल्यूड भी हो सकती हैं। ये कैसे पता लगाया जाए कि कंपनी ओवरवैल्यूड नहीं है? तो यहां पर जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, मैं आपके सामने एक कंडीशन ऐड कर रहा हूं, मेरी कंपनी की पीई रेशो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन निफ्टी की पीई चल रही है अप्रोक्सीमेटली 21। अब ये निफ्टी की पीई है, यहां पर मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी की पीई निफ्टी से 1.5 गुना ज्यादा हो, 2 गुना ज्यादा हो, इससे ऊपर तो ना हो। मैं बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन ऐड कर रहा हूं यहां पर कि मेरी कंपनी की पीई रेशो बहुत ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा 35 हो। तो यहां पर मैंने कंडीशन ऐड कर ली, मेरे पास बच जाती है 80 कंपनीज। अब दोस्तों मैं यहां पर लास्ट पैरामीटर लगाने वाला हूं, ये कंपनीज में से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न्स जनरेट कर रही हैं। इसके लिए एक पैरामीटर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों यहां पर मैं लास्ट पैरामीटर ऐड कर रहा हूं, इसमें मैंने डाला रिटर्न ऑन इक्विटी। आप सोचिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? 6 से 7% के आसपास। अगर आप निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न आता है आपका? 11, 12, 13% के आसपास। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका प्रमोटर आपके लिए कितना रिटर्न जनरेट करे, आपका मैनेजर आपके लिए कितना रिटर्न जनरेट करे? कम से कम 15-17% के आसपास का तो करे। मैं यही रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं। मैं यहां पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन अभी के लिए नहीं रख रहा। मल्टीबैगर ढूंढने के लिए किस तरीके से कंडीशंस को टाइट कर सकते हैं वो हम अगली वीडियो में एनीवेज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप उस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा मल्टीबैगर वीडियो। आई विल बी वेरी हैप्पी नोइंग कि कितने लोग इंटरेस्टेड है उस वीडियो को देखने के लिए और उन कंडीशंस को जानने के लिए। तो दोस्तों यहां पर मैं एक कंडीशन ऐड कर देता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों यहां पर मैंने आरओई डाल दिया 15%। मैं बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि मेरी कंपनी कम से कम 15% रिटर्न अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जनरेट कर रही हो। तो मैंने आरओई डाल दिया 15%। अब मेरे पास बचती है अप्रोक्सीमेटली 62 कंपनीज। अब दोस्तों 62 कंपनीज मेरे पास आई है। 62 कंपनीज का अगर मैं ट्रेडिंग होराइजन बना दूं और अगर मैं इन्हीं में ट्रेड करूं तो एटलीस्ट चांसेस आर वेरी हाई कि जब कभी मार्केट गिरेगी इनमें एक शार्प करेक्शन अगर आएगी भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकती, अगर आएगी भी तो मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनीज है। ये कंपनीज वो है जो प्रॉफिटेबल है, ये कंपनीज वो है जिनके पास उधार नहीं है, ये कंपनीज वो है जिनकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए लगातार रिटर्न जनरेट करती आ रही है। तो चांसेस आर वेरी हाई। आप मुझे बताइए, एक कंपनी ए ये अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न नहीं जनरेट करती और एक कंपनी बी ये अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट करती आ रही है पिछले 10 साल से। फॉर एग्जांपल अगले साल कौन सी कंपनी का रिटर्न जनरेट करना ज्यादा आसान है? ए जिसने नहीं जनरेट किया या बी जो रेगुलर करती आ रही है? ऑफ कोर्स आप कहेंगे बी। तो दोस्तों यहां पर स्पेकुलेटिव माइंडसेट मत रखिएगा कि जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही हमें उसमें ट्रेड करना है वो ऊपर जाएगा, हमें उसमें इन्वेस्ट करना है वो ऊपर जाएगा। दोस्तों हारते हुए घोड़े पर दाव नहीं लगाते, जीतते हुए घोड़े पे दाव लगाते हैं। ऐसे ही स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों एटलीस्ट इस लिस्ट को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि ये कंपनीज अपने बैंक्रप्सी से बहुत दूर है, ये कंपनीज अपने लिए रिटर्न जनरेट कर रही है, बिना उधार लिए कर रही है और लगातार ग्रो कर रही है। ये कंपनीज अगर मार्केट में मुझे नीचे मिलती है आई वुड लाइक टू एक्यूमुलेट दीज कंपनीज।
तो दोस्तों ये है एक बहुत ही बेसिक लेवल पे स्कैनर आपके लिए डिसेंटली अच्छे स्टॉक्स ढूंढने का। हाँ, हम इसमें कंडीशंस और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने लिए और अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए, लेकिन वो हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं स्कैनर को आपके लिए सेव कर रहा हूं और मैं इसका नाम दे रहा हूं माय फर्स्ट एनालिसिस स्क्रीनर। तो दोस्तों मैंने यहां पर इसका नाम दे दिया है माय फर्स्ट एनालिसिस स्क्रीनर। अगर आपको भी ये स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में एग्जैक्टली यही नाम लिख दीजिएगा, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आपका इन सारी रेशोज में से किसी भी रेशो पे छोटा सा भी डाउट है, आई वुड बी हैप्पी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। अब अपने सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स को कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन सारी क्वेरीज को एड्रेस करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही होगी। आपका इस पूरी सीरीज पे क्या फीडबैक है, क्या रिव्यू है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.